चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इक्विलिब्रियम है क्या, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इतने वैरायटीज के न्यूमेरिकल होते हैं कि एट लास्ट आप इस चैप्टर को लीव कर देते हो, आप सोचते हो बहुत टफ है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर सकूं, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, उससे कुछ भी मुझे डेविएट नहीं करना है। और अगर हमने इस चैप्टर्स को अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड करके चीजों को सॉल्व करके देखा तो डेफिनेटली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आएंगे। इज इट क्लियर? तो चलो अब बहुत ज्यादा मैं डायलॉगबाजी नहीं करूंगा आपके साथ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेन चीज ये समझने वाली बात है। तो देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस सिचुएशन होता है। सर ये क्या बैलेंस सिचुएशन होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। मेनली क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होता है, बैलेंस सिचुएशन होता है। ये आपको फिजिक्स के टर्म्स में भी आ सकता है, ये केमिस्ट्री के टर्म्स में भी आ सकता है। तो मैं कुछ लाइफ साइकिल्स के एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूं कि इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होता है। इज इट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हो आप, पहले मैं उसको थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में समझाता हूं। जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस ब्लॉक के अपवर्ड फोर्स क्या है, 50 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स भी क्या है आपका, 50 न्यूटन। मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्स क्या है, सेम है। गुड। अब लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, दोनों साइड क्या है, सेम फोर्स लगे हुए हैं। यानी ओवरऑल इसमें जो फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अपर वाला डाउन वाले को, लेफ्ट वाला राइट वाले को। तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, बैलेंस सिचुएशन। मींस ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे आ रहा है, ना तो लेफ्ट जा रहा है, ना तो राइट जा रहा है। तो जब ये सिचुएशन रहे तो यानी जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या थोड़ा समझ में आया आपको? हाँ, तो पढ़ें इसको। When all the forces that act upon an object are balanced, then the object is said to be in a state of what? Equilibrium। क्या फिजिक्स के टर्म में आपको थोड़ा समझ में आया क्या होता है आपका ये इक्विलिब्रियम? यस। अब जैसे ये फिगर आप देख लो, ये देखो दोनों भाई जो है एक बैलेंस सिचुएशन में है, तो यानी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप एक्सेलेटर का यूज करते हो, एक्सेलेटर में आप जिस स्पीड से ऊपर जाते हो उसी स्पीड से एक्सेलेटर क्या होती है, नीचे आती है। मींस ये भी क्या है, बैलेंस सिचुएशन है, क्योंकि जो अपवर्ड फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल क्या है, डाउनवर्ड फोर्स के। सो इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन है बच्चा, बैलेंस सिचुएशन है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं तो मुझे इक्विलिब्रियम को आपको समझाना है केमिस्ट्री के टर्म्स में। और आपको पता है केमिस्ट्री में जनरली क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स का यूज होता है। तो उसके टर्म्स में इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करना है, यही हमारा चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी का एक सब पार्ट आप पढ़ने वाले हो, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मैंने स्लाइड ले लिया, अब इस पे मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं आपको। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में आपको डिस्कस करूं, तो सपोज मैंने कोई एक रिएक्शन लिया A प्लस बी। A प्लस बी रिएक्टेंट है, रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया C प्लस डी। अब मैं क्या देख रहा हूं, रिएक्शन क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर दूं तो C प्लस डी अब क्या बन गया, A प्लस बी। यानी रिएक्शंस क्या हो रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। अब ऐसा सिचुएशन जब फॉरवर्ड का स्पीड और बैकवर्ड का स्पीड दोनों इक्वल हो जाए, तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो अगर मैं इस दोनों को एक साथ लिखूं, मींस अगर मैं इसको ऐसे शो करूं, A प्लस बी कैन गिव C प्लस डी एंड C प्लस डी कैन गिव व्हाट, A प्लस बी। मींस रिएक्शन आगे भी जा सकता है, मींस फॉरवर्ड मूव भी हो सकता है और बैकवर्ड मूव भी हो सकता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए, और सिचुएशन में जब फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड दोनों जब इक्वल हो जाए बच्चे, तब इस सिचुएशन में क्या स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। क्या हमें समझ में आया? हाँ सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन अ केमिकल रिएक्शन when rate of forward reaction is exactly equal to what, rate of backward reaction। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, speed of forward reaction exactly equal to what, speed of backward reaction। जैसे एक्सेलेटर ऊपर जा रहा है, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, जैसे आप एक्सेलेटर पे खड़े हो, जिस स्पीड से आप ऊपर जा रहे हो उसी स्पीड से एक्सेलेटर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मींस अप और
डाउन बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड या अप और डाउन दोनों क्या है, सेम हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या एस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो एक और चीज, जब भी इक्विलिब्रियम को हमें वेरीफाई करना है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, तो याद रखना आपको हमेशा रिएक्शन कैसा रहना है, रिवर्सेबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन दोनों साइड मूव करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी होती है और बैकवर्ड मूवमेंट भी होती है। फॉरवर्ड मूवमेंट होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम ढूंढ सकते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी ढूंढ सकते हैं, और दोनों को बैलेंस कर दिया, अगर दोनों इक्वल हो जाए, बैलेंस मींस दोनों इक्वल हो जाए, तब क्या होंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्या हमें समझ में आया केमिस्ट्री के टर्म्स में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। अब इसको एक अनदर डेफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं, वही बिल्कुल केमिस्ट्री के टर्म्स में, यानी इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन, एक दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, द इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, बिकम वन नहीं, इक्वल टू वन नहीं, इक्वल टू यूनिटी नहीं, मैंने क्या बोला नेक्स्ट टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, कि इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई भी नोटिसेबल चेंज नहीं दिखेगा, और नहीं दिखा तो हम समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। तो अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में आपको इक्विलिब्रियम डिफाइन करने बोले तो आपको सिंपल याद रखना, आंखें बंद करके इसको अच्छे से समझ लो, जब RF इक्वल टू RB हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। अगर ये ना दिया हो तो हम क्या बोलेंगे, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, बिकम इक्वल टू वन नहीं, इक्वल टू यूनिटी नहीं, कांस्टेंट हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या, ऐसा नहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल, इक्वल नहीं, कांस्टेंट। इज इट क्लियर? बहुत बच्चों को लगता है कि क्या सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन सेम होंगे क्या, नहीं, सेम नहीं, कांस्टेंट होंगे, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। क्या हमें इक्विलिब्रियम समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल, मैं टाइम लेके आपको समझा के पढ़ाऊंगा जैसे क्लासरूम कोचिंग होती है, ऐसा कोई फास्ट नहीं है और ना मुझे कोई रॉक स्टार टीचर बनना है, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर? तो अगर इक्विलिब्रियम मैं बोलूं वन लाइनर तो क्या बोलोगे, बैलेंस सिचुएशन जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम को हम फिजिक्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और केमिस्ट्री के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाए? हाँ सर, बढ़ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में कौन सा रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे, रिवर्सेबल। कौन सा रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, इरिवर्सेबल, क्योंकि इरिवर्सेबल हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है। हाँ सर, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग इसको ग्राफ के टर्म्स में समझते हैं। क्लियर? अब ग्राफ के टर्म्स में सर कैसे समझना है, तो बिल्कुल इजी है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, देखो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं रेट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये फॉरवर्ड जिसको मैंने लिखा RF और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, जब दोनों एक जगह पे टच करे तो लाइन देखो बिल्कुल क्या हो रही है, सीधी जा रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड और ये अपवर्ड क्यों? तो आपको पता है बच्चों, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए जब मैंने फॉरवर्ड लिया, मींस मैं डिस्कस कर रहा हूं रिएक्टेंट के बारे में, तो ये क्या आ गया, डाउनवर्ड, और मैं रिवर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने उस समय प्रोडक्ट को ध्यान में रखा, मींस लेफ्ट साइड मैंने A प्लस बी रखा है और राइट साइड मैंने क्या रखा है, C प्लस डी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए एक डाउनवर्ड तो एक क्या है, अपवर्ड, और ये जिस जगह पे मिल जाए उस जगह पे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। मींस अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा जोन जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम जोन है, और ये जो जोन है वो आपका क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम जोन है। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने, जब RF और RB जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए उस जगह पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। ये किसका ग्राफ है, रेट और टाइम का, लेकिन मैंने दूसरा डेफिनेशन भी बताया था, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। तो मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए,
फर्दर कुछ भी हो, कंसंट्रेशन में अगर चेंज ना हो, तब वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो मैंने फिर से कोई एग्जाम्पल ले लिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, लाइक ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो आप जानते हो विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिक्रीजेस, एंड विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंक्रीजेस। तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ हुआ और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट का ग्राफ होगा। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। इंटरसेक्ट नहीं करे बच्चों, ध्यान देना, ये वाला रेट का ग्राफ है और ये वाला कंसंट्रेशन का ग्राफ है। कंसंट्रेशन में लाइंस बिकम पैरेलल टू ईच अदर, मींस रिएक्टेंट का जो ग्राफ का लाइन है और जो प्रोडक्ट के ग्राफ का लाइन है, जब वो पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, तब हम समझेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, उससे पहले नहीं। ये इक्विलिब्रियम जोन नहीं है, जहां पे लाइन पैरेलल हुई वही आपका इक्विलिब्रियम जोन है। इज इट क्लियर? थोड़ा इधर आके समझते हैं। ये दिख रहा है आपको ग्राफ को, ये देखो, ये लाइनर यहां गिवन है, ये वाला इक्विलिब्रियम जोन नहीं है, ये वाला इक्विलिब्रियम जोन है। देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम। यानी जब लाइन बिकम्स parallel to each other when we draw the graph between concentration and time, और जब पैरेलल हो जाए मींस दे बिकम कांस्टेंट। अब इसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा। तो क्या हमें ग्राफ से समझ में आया? हाँ। और एक चीज, विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हाट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हाट इंक्रीजेस। तो रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप ए प्लस बी से स्टार्ट करो, अच्छी बात है, सी प्लस डी बनेगा। आप सी प्लस डी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए प्लस बी बनता है, बट आपको एक फिक्स करना होगा। समझ में आया? क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम आप किसी भी साइड से अचीव कर सकते हो, तो किधर से भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट पिक किया तो वो डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट पिक किया तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इक्विलिब्रियम क्या है। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक बैलेंस सिचुएशन होता है, और इसको अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में बोले, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ सारा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो दिस इज अ स्टेट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। ना तो वो आगे जा सकता है, ना तो वो पीछे जा सकता है, ना तो बाएं ना तो दाएं। इज इट क्लियर? दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, व्हिच सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले तो जल्दी से बताओ मुझे, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी आरएफ जब आरबी के इक्वल हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। दूसरा, अगर टाइम के साथ साथ, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, मींस उसमें टाइम के साथ साथ फर्दर चेंज ना हो, उस सिचुएशन में क्या एस्टैब्लिश हो चुका, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। इज इट क्लियर? अब याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल मैंने नहीं बोला, बिकम कांस्टेंट बोला। ग्राफ आपको समझ में आ चुका होगा, रेट का ग्राफ कैसा होगा, कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे होगा। डन सर, क्या समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैंने फिजिक्स का भी एग्जांपल लिया और केमिस्ट्री का भी एग्जांपल ले लिया। अब next, the mixture of reactant and product in the equilibrium state is called equilibrium mixture. means जब रिएक्शन प्रोसीड किया, एक ऐसा स्टेट आ गया जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, तो उस जगह पे हम जो मिक्सचर में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। क्योंकि रिएक्टेंट भी बचा हुआ है, प्रोडक्ट भी बचा हुआ है। रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट नहीं है, यानी उसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलेंगे। क्या समझ में आया? हाँ सर, हमें थोड़ा समझ आया, पूरा समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ चुका है। इक्विलिब्रियम फिर से बताओ कौन सा स्टेट है, बैलेंस सिचुएशन है। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ गए हम लोग। ये ग्राफ देखें, मैंने एक कोई नॉर्मल रिएक्शन ले लिया, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इसको मैं एक कोई वैलिड रिएक्शन लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया N2 प्लस 3H2, बहुत अच्छी बात है, इट गिव्स NH3, बहुत अच्छा। अब आपको पता है NH3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो N2 प्लस 3H2 भी बन सकता है, मीन्स ये रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड करेगा। क्लियर? अब N2 और H2 क्या है, रिएक्टेंट है। तो जब मैं इसका रिएक्टेंट ले लूं तो आपको पता है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हाट, डिक्रीजेस। तो ये देखो, आपने यहां पे क्या लिया है, ये N2 है और ये आपका क्या है, H2 है।
इज इट क्लियर? H2N N2 बोलने में मिस्टेक हो गया, ये H2 ये N2 डिक्रीज कर रहा है, और इस बार कौन प्रोडक्ट है? NH3, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश हुआ? जब सब लाइन देखो एक दूसरे के क्या हो गई? पैरेलल हो गई, यानी इस जगह पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। मींस ये जो जगह है वो इक्विलिब्रियम जोन है, और ये क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम जोन है। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर मैं N2 और H2 को रिएक्टेंट मान के क्यों आगे बढ़ूं? मैं इस साइड से भी तो ले सकता हूं, मैं NH3 का डिकम्पोजिशन देखूं, मींस मैं NH3 को रिएक्टेंट मान लूं और NH3 टूट के क्या बना? N2 प्लस H2 बनेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोथ साइड से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी, रिएक्टेंट साइड से भी प्रोडक्ट साइड से भी। जैसे तुमको आगे बढ़ना है, इधर से करना है करो, इधर से करना है करो। अगर मैं आप इधर से करूं तो NH3 का क्या बन गया? रिएक्टेंट। तो देखो दादा मेरे, जो ये NH3 है इस बार इसका ग्राफ क्या है? नीचे की तरफ, मींस NH3 इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला था? अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, क्योंकि अब NH3 के साइड से जाएंगे तो NH3 बिकम रिएक्टेंट। अब NH3 का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनता है? N2NH2, मींस अब N2 और H2 क्या है? प्रोडक्ट बन गए। मींस आप दोनों साइड से भी जा सकते हो, इधर से जाओ इधर से जाओ, लेकिन ग्राफ में आपके कोई चेंजेस नहीं हुए। इक्विलिब्रियम में देखो सारे लाइन फिर से क्या है? पैरेलल है। यानी जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। तो ये जोन कौन सा जोन है? इक्विलिब्रियम जोन है। और ये जोन कौन सा है? नॉन इक्विलिब्रियम जोन है। चाहे आप इस साइड से लो चाहे इस साइड से लो, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। ये बहुत वाइटल है। क्या हमें इस ग्राफ से चीजें समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। यानी कुछ भी हो, जब आप रिएक्टेंट लोगे तो वो नीचे आएगा, और प्रोडक्ट लोगे तो वो अपसाइड होगा, मींस इंक्रीजिंग। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो, दूसरा एग्जांपल लिया है। H2 प्लस I2 से क्या बना? HI बना, और HI का डिकम्पोजिशन होके क्या बन गया? H2 प्लस I2। मींस दोनों में से किसी साइड से भी आप जा सकते हो। और जैसे ही लाइन पैरेलल हो गई तो ये कौन सा जोन है? इक्विलिब्रियम जोन है। ये कौन सा जोन है? इक्विलिब्रियम जोन है। क्या हमें चीजें समझ में आई? बिल्कुल जो मैं क्लासरूम में जैसे पढ़ाता हूं, रटाता रहता हूं, बिल्कुल उसी तरह से आपको समझा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो को आप पॉज करके आगे बढ़ जाओ, आपकी इच्छा है। जैसा मेरा मतलब जो मुझे नॉलेज है, जैसा मैं पढ़ाता हूं, मैं उसी तरह से आपको चीजें समझा रहा हूं, ताकि फिर से आपको बुक पलटने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछे, बोल भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस सिचुएशन है। समझा मुझे? एक ऑब्जेक्ट ले लो, बताओ उसका अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है, लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स इक्वल है। मींस ऑब्जेक्ट में लगे हुए सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। ना तो अब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा। यही क्या है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। जैसे आप एक्सेलेरेटर में जिस स्पीड से आप ऊपर जा रहे हो, एक्सेलेरेटर उसी स्पीड से क्या आ रही है? नीचे आ रही है। यानी अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड दोनों सेम है। किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। जब केमिस्ट्री की बात आ जाए तो बोलोगे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। फिर तुमसे पूछेगा कुछ अलग बताओ, तो बोलोगे जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं कांस्टेंट हो जाए, तब कौन सा सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। अब याद रखना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर कोई चीजें रुकी हुई हो तो स्टैटिक, और अगर मूवमेंट में हो तो क्या होगा? डायनामिक। सिंपल। जैसे ये दोनों भाई साहब एकदम स्टैटिक में है, ना तो कोई ऊपर है ना तो कोई नीचे है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टैटिक। लेकिन अभी एक्सेलेरेटर की बात की, एक्सेलेरेटर में आप जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हो, एक्सेलेरेटर उसी स्पीड से क्या हो रही है? नीचे आ रही है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो है, लेकिन ये मूविंग है। मूविंग है तो ये क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और जनरली हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे केमिकल रिएक्शंस में? डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, यानी रिएक्शन चल तो रहा होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो जितने भी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं? डायनामिक। मींस रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, रिएक्शन तो चला जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया जब लाइन बिकम पैरेलल, मींस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
यानी जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो कौन सा इक्विलिब्रियम कंसीडर करने वाले हैं? डायनामिक्स, मींस मोशन में है, बैठा नहीं है इन दो भाई जैसा। डन, गुड। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम, नीदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। मींस जब भी आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है किसी रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन को एक क्लोज वेसल में परफॉर्म करना है। अगर ओपन वेसल में परफॉर्म करोगे तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं, और अगर बीकर आपका सिस्टम खुला है तो गैस उड़ नहीं जाएंगे। तो जब एक भाई साहब उड़ गया तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे करोगे? फॉरवर्ड तो चले गया, बैकवर्ड आने में मुश्किल होगी, क्योंकि एक भाई तो उड़ के चला गया। तो इसलिए अगर क्लोज सिस्टम रखो तो अगर कोई प्रोडक्ट गैस में भी हो तो वो गैस बाहर नहीं जा पाए। तो क्या बोला मैंने? अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम। डन। दूसरा, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। गुड। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड ऑपोजिट रेट। मैंने बताया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, आरएफ इक्वल टू क्या? आरबी के इक्वल है, आरएफ इक्वल टू आरबी। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड। अभी बताया, आप इतने सारे एग्जांपल दिए, आप लेफ्ट साइड से भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट साइड से भी। आई होप आपको पता हो गया, समझ में आया क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम का हमें समझ में आया? हाँ सर, इक्विलिब्रियम क्या होता है हमें समझ में आया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस करके देखो, थोड़ा सा समझाओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या है। एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और देखो मुझे थोड़ा बताओ क्या है। concentration of reactant is only constant, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज ओनली कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट नहीं। इन चारों में सबसे बेस्ट मुझे क्या दिख रहा है? R1 इक्वल टू R2, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इन दोनों को मिला दिया होता तब तो कोई बात होता, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर फोर्थ ऑप्शन में रहता बोथ ए एंड बी तब मैं मान लेता, ऐसा तो दिया नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। आया समझ में? हाँ सर आया, बहुत अच्छी बात है। जब आ गया तो आगे बढ़ते हैं ना। अब इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है? अब तो इतनी सारी चीजें, इक्विलिब्रियम तो मैं आपको बता दिया, लेकिन इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं? क्या हमें सिलेबस से डेविएट होना है? बिल्कुल नहीं दादा भाई मेरे। नीट में स्ट्रिक्टली आंसर, कोई भी, अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देते हो, नीट का एग्जाम देते हो, उसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एक रेफरेंस बुक रखो बट एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, क्वेश्चंस बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब मेरी गारंटी की वैसे कुछ खास वैल्यू तो है नहीं, बट हाँ पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ कभी कभी ये वर्क कर जाएगा, कभी कभी का 90% वर्क करेगा, और 90% अगर वर्क किया तो सिलेक्शन गारंटी है बच्चों। क्लियर? चलिए, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता ही दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें स्टैटिक नहीं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन कभी रुकते नहीं है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसका थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ना है, और उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज ली सटेलियर प्रिंसिपल या ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसको आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? इतनी चीजें हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट में, अगर इन पे ही हम फोकस करें तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तुरंत तुरंत आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा मैंने आपको बताया, क्या आते हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, होमो, होमो मतलब सेम। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो, अगर रिएक्टेंट गैस में है तो प्रोडक्ट भी गैस में हो, रिएक्टेंट सॉलिड में है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड में हो, रिएक्टेंट लिक्विड में है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड में हो, यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर सेम फेज में नहीं हो, डिफरेंट फेज में हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये दोनों चीजें हमें समझनी है। तो एग्जांपल से समझ के देखें कि कौन होमोजीनियस कौन हेट्रोजीनियस, डेफिनेशन लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ चुका होगा, तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। चलिए बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन पे, डल तो नहीं है?
देखो अच्छे से। अब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखो, ये देखो इधर भी सब गैस में है, दिख रहा है, और राइट साइड में भी गैस में, यानी सारे क्या हैं, सेम फेज में है। ये देखो गैस में, ये भी गैस में, ये गैस तो ये भी गैस, ये गैस तो ये भी गैस, ये लिक्विड तो दादा भाई मेरे ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, सेम फेज में, दिख रहा है आपको। अब ये देखो ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो इधर भी क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में है, यानी जब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सेम फेज में है तो ये कौन सा एग्जांपल है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो मींस सेम फेज। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हेट्रोजीनियस का देखते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब आप देखो ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, बट लुक एट, एक प्रोडक्ट किसमें आ गए, गैस में आ गए। दो भाई साहब तो ठीक है, लेकिन तीसरे भाई साहब सेम फेज में नहीं है, यानी मिक्सचर है यहाँ पे। मिक्सचर मतलब मिक्सचर नहीं, मतलब फेज का बात कर रहा हूं, एक सॉलिड में है तो दूसरा लिक्विड में है, या दूसरा लिक्विड में है तो तीसरा गैस में है, तो डिफरेंट फेजेस में है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अब ये देख लो, ये गैस में है बट ये भाई साहब सॉलिड में है, ये भाई साहब सॉलिड में है, ये गैस में है, यानी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है। और जब नहीं है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है दादा मेरे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो फिर से वही, सॉलिड में है तो ये एक्वस में है, ये एक्वस में है फिर ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है तो ये दोनों गैस में है, यानी सारे सेम फेज में नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मींस सेम फेज, हेट्रो मींस डिफरेंट फेज। और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी चीजें हमारे आएंगी, या तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा या तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा। इज इट क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छा। तो चलो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है सर, बैलेंस सिचुएशन है। अच्छा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो जब RF इक्वल टू RB हो जाए, और दूसरे टर्म्स में जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इक्विलिब्रियम किसी साइड से भी हम अचीव कर सकते हो, लेफ्ट से भी राइट से भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ आपको पता है, जहां लाइन बिकम पैरेलल हो जाए वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएंगे। जब रेट और टाइम का बोलेंगे तो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए उस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू, हाँ सर बहुत अच्छा। इक्विलिब्रियम को हमेशा कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं, हम लोग क्लोज सिस्टम में स्टार्ट लेते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट क्या हो जाए, गैस के फॉर्म में हो, या कोई रिएक्टेंट हमने लिया वो गैसियस रिएक्टेंट लिया, तो क्लोज सिस्टम हो तो बेटर हो जाएगा। इज इट क्लियर, हाँ सर। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बहुत अच्छी बात है, आया समझ में, बेसिक समझ में आया। हाँ सर, अब आ जाओ लॉज ऑफ मास एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अब जो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं वो इस पे बेस्ड होंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या